नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और शाम के 4 बज चुके हैं और 4 के चक्रव्यूह के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। एक बार फिर से आज उन बड़े मुद्दों को ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के साथ हम आप तक पहुंचाएंगे जिनका सीधा सरोकार आपसे है। तो 4 के चक्रव्यूह में आज हमारे साथ गाजियाबाद से हमारे सहयोगी जतिन गोस्वामी जुड़ेंगे, जो कि फीस माफी की मांग को लेकर के अभिभावकों के प्रदर्शन के बारे में जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो वहीं कानपुर से भी हमारे सहयोगी राहुल वाजपेयी जुड़ेंगे, जो कि कोरोना काल में निजी अस्पताल की अमानवीय चेहरे के बारे में जानकारी देंगे। उधर गाजीपुर से भी हमारे सहयोगी आलोक त्रिपाठी जुड़ेंगे, जो कि मुख्तार अंसारी पर कसते शिकंजे के बारे में ये जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो कुल मिलाकर गाजियाबाद में अभिभावक, आपको बता दें कि भूख हड़ताल खत्म होने के बाद सभी अभिभावकों के लिए फिर से आंदोलन की शुरुआत हो गई और सभी पेरेंट्स शास्त्री नगर स्कूल पर इकट्ठा हुए, जहां उन्होंने स्कूल के बाहर अपना विरोध जारी किया है। इस दौरान वहां पर पहुंचे पुलिस ने अभिभावकों की नोकझोंक भी हुई। अभिभावकों ने यह भी कहा कि प्रशासन हमें दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम दबने वाले नहीं हैं। अभिभावकों ने यह बताया कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पुलिस और प्रशासन उनको डरा धमका रहा है, पर हम डरने वालों में से नहीं हैं। स्कूल जहां एक तरफ परिवार की बात करता है कि हम सब स्कूल के परिवार के समान हैं, पर जब फीस लेने की बारी आती है तब ये परिवार कहां जाता है। और आज हमारे पास खाने तक को पैसे नहीं है, लेकिन स्कूल हम पर लगातार ये दबाव बना रहा है कि हम फीस जमा करें। तनख्वाह टाइम पर मिल नहीं रही है, और अगर मिल भी रही है तो वो भी आधी, यानी कि अब घर चलाएं या स्कूल की फीस जमा करें। यह अभिभावकों के सामने एक बड़ी समस्या है और इसी को लेकर के अभिभावक लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और आज एक बार दोबारा से ये प्रदर्शन फिर से हुआ है, क्योंकि बीच में एक दिन 2 दिन जो प्रदर्शन है वो यहां पर बंद हुआ था, जिसको प्रशासन की तरफ से हटाया गया था। लेकिन एक बार दोबारा से ये प्रदर्शन शुरू हो गया है, क्योंकि अभिभावकों की जो मंशा है वो स्पष्ट है। उनका यह कहना है कि कोरोना काल में एक तो उनकी जो आय है उस पर इसका असर हुआ है, जो तनख्वाह मिल रही हैं वो टाइम पर नहीं मिल रही, जो मिल भी रही हैं वो आधी मिल रही हैं। ऐसे में उनके सामने समस्या यह है कि क्या वो स्कूल की फीस भरें या फिर अपने परिवार का खर्च चलाएं, कैसे वो गुजर बसर करें। इन सारी बातों को लेकर के लगातार जो अभिभावक हैं वो गाजियाबाद में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज इसी पर बातचीत करते हैं। जतिन गोस्वामी गाजियाबाद से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, ये बताएं कि अभिभावकों का प्रदर्शन लगातार जारी है और आज एक बार फिर से ये विरोध प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला है। क्या कुछ जानकारी और क्या अपडेट इस पूरे मामले में? देखिए, अभिभावक काफ़ी नाराज़ हैं। उनका ये कहना है कि पहले स्कूलों को ही अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए कुछ कंसेशन दे दिया जाना चाहिए था फीस में, जबकि लगातार अभिभावक मिले थे स्कूल मैनेजमेंट से और तमाम लोगों से। लेकिन उसके बाद जो अभिभावक हैं उन्होंने आवाज़ उठाई और लगातार आवाज़ उठाई, प्रशासन के चक्कर काटे, शासन को पत्र लिखे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके बाद कई प्रदर्शन हुए और आखिरकार एक आमरण अनशन शुरू हो गया, जहां पर 3 अभिभावक भूख हड़ताल की वजह से बेहोश हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। लेकिन जब प्रशासन ने ये देखा कि ये भूख हड़ताल खत्म नहीं हो रही है, एक के बाद एक अभिभावक उसमें बढ़ते जा रहे हैं, तो उस भूख हड़ताल को खत्म करा दिया। ये आरोप है अभिभावकों का। हालांकि प्रशासन ने दलील दी कि जब अभिभावकों ने एक ज्ञापन सीओ को सौंपा और वो सीओ कोरोना संक्रमित पाए गए, तो अभिभावकों को हटाकर क्वारंटीन कर दिया गया। लेकिन इसे एक साजिश करार दिया अभिभावकों ने, प्रशासन की तरफ से की गई साजिश, स्कूलों के साथ मिलकर की गई साजिश। हालांकि प्रशासन अपनी दलील जरूर दे रहा है। प्रशासन का कहना है कि ऐसा नहीं है, ये तमाम आरोप गलत हैं और साथ ही साथ स्कूलों से बात की जा रही है कि वो क्या कर सकते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से इस पर कोई स्टैंड नहीं लिया गया है, जिसकी वजह से अभिभावक परेशान है। और एक बार फिर से उन्होंने अब कैंडल मार्च निकालने की कोशिश की, तो उस कैंडल मार्च को रुकवा दिया गया है, ये आरोप भी है। और इसी दौरान नोकझोंक और कहासुनी भी पुलिस के साथ अभिभावकों की देखी गई है। जी जतिन, ये बताएं, चूंकि पिछले काफी दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो विरोध प्रदर्शन है चल रहा है, ना सिर्फ गाजियाबाद में और भी कई अन्य जगहों पर इस तरीके के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरों को हम लोगों ने देखा है। कोई समाधान, कोई रास्ता बनता हुआ या निकलता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि 2 पहलू हैं। एक तो यह है कि स्कूल ये कह रहे हैं कि उनको फीस चाहिए है, वो लगातार जो अभिभावक हैं उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं। सरकार की तरफ से कुछ और जो बातें हैं वो कही गई और प्रशासनिक अधिकारी अपने काम में लगे हुए हैं। ऐसे में क्या कोई रास्ता बनता हुआ निकलता हुआ इसमें नजर आ रहा है, या ये मान के चला जाए कि अभी ये जो विरोध प्रदर्शन है ये आगे आने वाले दिनों में और लंबा खींचेगा, क्योंकि कोई ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है? और क्या जानकारी है जतिन इस पूरे विषय में आपके पास?
देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो घमासान है, इसे घमासान ही कहें, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये त्रिकोणीय पूरा जो विवाद है वो है। एक तरफ प्रशासन है, एक तरफ प्राइवेट स्कूल हैं और तीसरी तरफ अभिभावक हैं जो बीच में झूल रहे हैं। अभिभावकों की ये मांग है कि सिर्फ और सिर्फ जो कंप्लीट लॉकडाउन का वक्त था उसकी फीस माफ कर दी जाए, और क्योंकि उनकी सैलरी पूरी नहीं आई है, बहुत सारे अभिभावक ऐसे हैं जिनकी कोरोना काल में नौकरी तक छूट गई है, तो वो नैतिक तौर पर चाहते हैं कि फीस जो है कंप्लीट लॉकडाउन की माफ कर दी जाए, क्योंकि उनकी दलील अपनी जगह सही इसलिए भी है, उस दौरान जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल का, चाहे बिल्डिंग की बात हो, चाहे जो मेंटेनेंस से संबंधित बात हो, या फिर क्लासरूम की बिजली और तमाम ऐसी चीजें जो स्कूल में प्रोवाइड कराई जाती हैं, उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो अभिभावक कह रहे हैं कि उस दौरान की फीस ना ली जाए, और अभी क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस जब तक चल रही हैं तब तक की फीस जो है वो प्रोराटा बेसिस पे ली जाए। सिर्फ ऑनलाइन क्लास में टीचर्स का इस्तेमाल हो रहा है और उनकी सैलरी ही निकालनी है, तो उस हिसाब से जो फीस है वो ले ली जाए। तो कुल मिलाकर घमासान बढ़ रहा है, लेकिन अगर हल की जहां आप बात कर रहे हैं तो उस पर सॉल्यूशन जो है सरकार को निकालना है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है इस समय कि सरकार की तरफ से अभिभावकों को कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। सिर्फ बात कही जा रही है, आश्वासन दिया जा रहा है और दावे किए जा रहे हैं। हालांकि गाजियाबाद स्तर पर अगर हम प्रशासन की बात करते हैं तो कुछ स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है, कुछ पर जुर्माना लगाया गया है कि वो ऑनलाइन क्लास से बच्चों को वंचित ना करें, क्योंकि कुछ स्कूलों की तरफ से ये भी देखने में आया है कि फीस नहीं जमा करने पर बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस से भी बाहर कर दिया गया। जी जतिन, ये बताएं अब इसमें स्कूल का जो पक्ष है वो क्या है, क्योंकि जो बात आपने कही ये जाहिर बात है कि कंप्लीट लॉकडाउन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि जिसका कोई तुक नहीं बनता कि आप उसकी फीस या फिर उस मेंटेनेंस के नाम पे आप वो चार्ज करें। लेकिन स्कूल का क्या पक्ष जानने की कोशिश आपने की कि वो किस आधार पर ये जो प्रेशर है वो अभिभावकों के ऊपर डाल रहा है कि उस दौरान की भी जो फीस है वो बच्चों की जमा करवाई जाए? उनका भी क्या मंतव्य है, क्या उनका पक्ष है, थोड़ा उसको भी स्पष्ट करें जतिन। देखिए, स्कूलों ने जो अपना पक्ष दिया है उसमें ये कहा है कि जो मेंटेनेंस है वो स्कूल में हुआ है, उनको गार्ड की जो सैलरी है यानी कि सिक्योरिटी का जो अरेंजमेंट है वो रखना पड़ा है। इसके अलावा टीचर्स को वो सैलरी दे रहे हैं, इसके अलावा वो स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने किसी भी स्टाफ को हटाया नहीं है। हालांकि कुछ एक इसमें भी हमें एक्सेप्शनल देखने को मिला। गाजियाबाद के एक प्राइवेट स्कूल ने कुछ टीचर्स को निकाल दिया है, तो वहां पर भी अभिभावकों ने सवाल उठाया। हालांकि स्कूलों की ये दलील बहुत हद तक अभिभावकों के गले नहीं उतर रही है, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो रोजाना का मेंटेनेंस होता है, ट्रांसपोर्ट लगता है। हालांकि स्कूल अपनी तरफ से कह रहे हैं कि हम ट्रांसपोर्ट का चार्ज नहीं ले रहे हैं, लेकिन कुछ अभिभावकों ने यह भी शिकायत की है कि ट्रांसपोर्ट तक मांगा जा रहा है, तो उन स्कूलों पर शिकंजा जरूर कसा गया है। हालांकि यहाँ पर अभी जो प्रशासन है उन्होंने स्कूलों से बैलेंस शीट मांगी है और साथ ही साथ वेतन की स्लिप भी अभिभावकों से मांगी गई है। तो इसको देखकर ऐसा लगता है कि शायद प्रशासन ऐसा कोई हल निकाल सकता है जिसमें ये देखा जाएगा कि कौन अभिभावक सक्षम है फीस देने के लिए, किसकी कोरोना काल में सैलरी कम हुई है, किसको नुकसान हुआ है, तो उस हिसाब से हो सकता है कि प्रोराटा बेसिस पर कुछ हो। लेकिन फिलहाल कोई हल नहीं निकला है जिससे घमासान बढ़ रहा है। जी नहीं जतिन, वाकई में ये जो चीज है वो बेहद पेचीदा नजर आ रही है और इसका जो हल है वो शासन स्तर पर ही निकलेगा। लेकिन एक चीज और थोड़ा समझाइए, चूंकि आप वहां पर जाहिर बात है मौजूद रहे होंगे, तमाम जो पेरेंट्स हैं जो विरोध कर रहे हैं उनसे भी आपकी बातचीत हुई होगी। सवाल यह है कि पिछली बार जब अनशन हो रहा था तो जो आपने घटनाक्रम बताया कि ज्ञापन दिया गया, फिर जिस अफसर को दिया उसको कोरोना बता करके उनकी जांच के नाम पर इन सभी को वहां से हटा दिया गया। अब इस बार अभिभावक कितना यहाँ पे सशक्त आपको नजर आए, उनके तेवर क्या थे, और इस बार क्या ये मान के चलें कि ये जो पूरा विरोध प्रदर्शन है जब तक ये इसके कोई हल की ओर या फिर कोई ऐसा आश्वासन जिसको अभिभावक एक्सेप्ट कर पाए ये इनको नहीं मिलता तब तक यहां से नहीं हटने वाले हैं? इस बार का पक्ष क्या है अभिभावकों का और वो क्या कुछ कह रहे हैं, थोड़ा उसको भी बताएं। देखिए, बिल्कुल आपकी ये बात सही है कि जब तक कोई हल नहीं निकलेगा तब तक पेरेंट्स ने कह दिया है कि वो अपनी मांग पर अड़े रहेंगे, प्रदर्शन जारी रहेगा। जैसा कि हमने बताया कि जिस सीओ को इन्होंने ज्ञापन दिया था वो कोरोना संक्रमित पाए गए और जो संबंधित अभिभावक हैं जिन्होंने वो ज्ञापन दिया था वो वहाँ मौजूद थे, तो संपर्क में आने की वजह से उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया। तो एक जो धड़ा है अभिभावकों का वो फिलहाल क्वारंटीन ही है, क्योंकि क्वारंटीन का वक्त कम से कम 14 दिनों का होता है, तो वो अभी क्वारंटीन ही है। हालांकि जो दूसरे, क्योंकि जब ये चिंगारी उठी है तो सीधे तौर पर ये कहें कि वो चिंगारी एक शोला बन रही है, जैसा कि आपने भी कहा कि न सिर्फ गाजियाबाद बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी ऐसा हो रहा है। तो जो दूसरे अभिभावक हैं, मुख्य अभिभावक संघ को छोड़कर जो अन्य अभिभावक हैं वो भी घरों से बाहर आ गए हैं और वो भी प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो इस समय की स्थिति है
वो फिर मैं बता दूं कि लगातार घमासान में बदल रही है। और क्योंकि चाहे यहाँ किसी भी व्यक्ति की बात हो, हर व्यक्ति एक अभिभावक भी है, तो हर वो अभिभावक चाहता है कि लॉकडाउन के दौरान का जो उसका नुकसान हुआ है, चाहे उसे नौकरी से निकाल दिया गया हो, चाहे उसकी सैलरी कम कर दी गई हो, तो इसमें सरकार सामने आए, कोई स्टैंड ले और स्कूलों को आदेशित करे कि कम से कम उस दौरान की कंप्लीट लॉकडाउन की जो फीस है वो तो माफ की जाए। इसके अलावा स्कूलों से भी लगातार आग्रह किया जा रहा है, सोशल प्लेटफॉर्म पर भी मुहिम चलाई जा रही है कि कम से कम स्कूल अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझे। एक मोटा प्रॉफिट वो कमाते हैं, एनुअल चार्ज के नाम पर न जाने क्या क्या वसूलते हैं, बिल्डिंग फंड के नाम पर न जाने क्या कुछ वसूला जाता है। कॉपी किताबें जो सामान्य रेट पर मिलती हैं उससे कई ज्यादा रेट्स पर कई बार कॉपी किताबें बेचने का भी आरोप स्कूल पर लगता है। यूनिफॉर्म को पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर दुकान से खरीदने के लिए कहा जाता है या फिर स्कूल से खरीदने के लिए कहा जाता है, उसमें मोटा प्रॉफिट स्कूलों को होता है। प्राइवेट स्कूल पूरी तरह से जतिन, बहुत जल्दी से एक छोटा सा कमेंट और मैं आपका चाहूंगा, मुझे ये बताएं क्योंकि प्रशासन जो है, अब क्या वो सिर्फ ये उसमें लगा है कि ये जो अभिभावक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ये प्रदर्शन को समाप्त करवाया जाए, या हल की तरफ या समाधान की तरफ भी बढ़ते हुए कोई कदम आपको वहां पर नजर आ रहे हैं? क्योंकि जाहिर बात है कि यहीं से ये जो बात है वो शासन तक पहुंचनी है। क्या सकारात्मक कोई चीज वहां पर नजर आ रही है, या मान के चलें कि प्रशासन का फोकस सिर्फ ये है कि ये जो प्रदर्शन है इसको खत्म किया जाए? असल स्थिति क्या है, थोड़ा सा जल्दी से इसको अपडेट करें। देखिए, बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो प्रशासन की सिर्फ अभी तक कोशिश आश्वासन के रूप में मिली है। ग्राउंड जीरो पर ऐसा कोई हल निकालने की कोशिश नजर नहीं आई है। हालांकि स्कूलों पर दबाव जरूर नोटिस भेजकर और जुर्माना लगाकर बनाया गया है, लेकिन अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो ये गेंद जो है वो शासन के पाले में है। जब तक सरकार के स्तर से कोई बड़ा आदेश नहीं हो जाता संबंधित स्कूलों के लिए और कोई एडवाइजरी के तौर पर यह नहीं कह दिया जाता है प्रदेश के सभी स्कूलों को कि वो कोरोना काल से संबंधित फीस को माफ करें, तब तक शायद ये फीस माफ नहीं हो पाएगी। क्योंकि मैं अल्टीमेटली बहुत छोटे शब्दों में बता दूं, स्कूलों ने साफ तौर पर कहा है कि वो फीस माफ नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अपने खर्चे हैं और उन खर्चों को निकालने के लिए उनको फीस लेना बेहद जरूरी है। नहीं तो वो फिर वो दूसरी चाल चलने पर तैयार हैं। वो ये कहते हैं कि अगर फीस नहीं मिलेगी संबंधित कोरोना काल की, तो वो अपने टीचर्स को, स्टाफ को निकालने पर मजबूर हो जाएंगे। तो ये एक दबाव बनाने की कोशिश स्कूलों की तरफ से जरूर प्रशासन की तरफ नजर आ रही है। देखना ही होगा कि शासन इस पर क्या कुछ फैसला लेता है। अभी फिलहाल घमासान थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जतिन फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। और अब देखना यह है कि सरकार की तरफ से इस पर क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। चलिए बढ़ेंगे आगे। कानपुर में कोरोना काल में निजी अस्पताल की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, क्योंकि यहां पर न्यू प्लस हॉस्पिटल प्रशासन ने पैसा नहीं देने पर मरीज को बाहर निकाल दिया है। आरोप तो यह भी है कि डॉक्टर और स्टाफ ने गंभीर हालत में मरीज और उसके परिजनों के साथ मारपीट भी की है और मरीज को सांस लेने में भारी दिक्कत हो रही है। लेकिन 50,000 रुपए जमा नहीं कर पाने के कारण उसका इलाज नहीं किया गया है। जब परिजन उससे मिन्नत करने लगे तो हॉस्पिटल प्रबंधन ने मरीज और उनके परिजनों के साथ मारपीट करके उनको अस्पताल से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया है। तो कानपुर में कुल मिलाकर के जो मानवता है वो बुरी तरह से शर्मसार होती हुई नजर आ रही है। और पैसा नहीं देने पर मरीज को यहां अस्पताल से बाहर निकाला गया है, गंभीर हालत में मरीज को यहां से निकाला गया और मरीज के परिजनों के साथ मारपीट हुई है। हालांकि इस दौरान एक दिलचस्प चीज यह भी हुई है कि पत्रकार जब वहां पर पहुंचते हैं तो कैमरे को देख करके हॉस्पिटल के जो संचालक हैं वो भड़क जाते हैं। अब पुलिस की मौजूदगी में पत्रकार के साथ भी यहां पर बदसलूकी होती है, मारपीट होती है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि पहले से ही न्यू प्लस हॉस्पिटल विवादों में रहा है और एक बार फिर से यह विवाद इसी हॉस्पिटल के साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इस पर बातचीत करेंगे। राहुल वाजपेयी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से हमारे साथ। राहुल, एक बार बताएं क्या कुछ पूरा मामला, और परिजनों के साथ तो बदसलूकी हुई, साथ ही साथ पत्रकारों के साथ भी यहां पर बदसलूकी की गई, क्या कुछ पूरा वाकया? जी आयुष, मैं पहले आपको बता दूं कि परिजनों के साथ भी बदसलूकी और मारपीट की गई अस्पताल प्रशासन द्वारा और पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा गया। जो पत्रकार वहां कवरेज करने गए थे, चाहे हमारे ही कैमरामैन हो, उनके साथ भी वहां पे मारपीट करी गई है। जिसके बाद जिला अधिकारी कानपुर नगर आलोक तिवारी जी से बात हुई, उन्होंने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए उस पर जांच के आदेश कर दिए गए हैं। फिलहाल जो मुकदमा है वो कल्याणपुर थाने में अस्पताल प्रशासन के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है और सीएमओ द्वारा एक जांच टीम भेजी गई है जो अस्पताल में इस वक्त जांच कर रही है। कहीं ना कहीं ये न्यू पल्स हॉस्पिटल है जो जिसके मालिक हैं महेंद्र वर्मा, उनका विवादों से पुराना नाता है। और इसके अलावा जिस तरीके की घटना कल सामने देखने को मिली वो कहीं ना कहीं कि किस तरीके से जो आपदा में अवसर ढूंढने की बात है, तो इन्होंने इस तरीके का अवसर ढूंढा और मरीज को अगर पैसे नहीं थे तो उसको अस्पताल के बाहर का रास्ता दिखाया। जी
राहुल, ये बताएं, चूंकि आप बता रहे हैं कि इस अस्पताल का विवादों से पुराना नाता रहा है, तो थोड़ा ये बताइए कि जो पुराना नाता रहा, क्या उस मामले में कभी कोई कार्रवाई हुई है, क्या नहीं हुई? इस वजह से इसके हौसले इतने बुलंद हैं कि एक तो कोरोना संक्रमण काल में जो सही बात है वो दिखाने पर पत्रकारों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, और जो अस्पताल का पहला काम है कि मरीज का इलाज करे, अगर वो सक्षम नहीं है तो क्या उसको निकाल दिया जाएगा? इस विषय को लेकर के कार्रवाई कहां तक पहुंची, थोड़ा सा इन दोनों ही विषयों को अपडेट करते चलें राहुल। जी देखिए, पहले तो बता दूं कि पुराना नाता विवादों से इस अस्पताल का यह रहा कि इससे पूर्व में भी मरीज जो गलत इलाज से मरीजों की मौत हुई, जिसमें आए दिन हंगामा देखने को मिलता था, लेकिन कहीं ना कहीं रसूख के चलते जो थाना पुलिस होता है उसको सेट करने के बावजूद इस अस्पताल की शिकायतें वहीं रुक जाती थी, सीएमओ तक नहीं जाती थी, जिला अधिकारी तक नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल यह विवाद हुआ और जिस तरीके से मारपीट हुई पत्रकारों के साथ और परिजनों के साथ, तो जिसके बाद से लगातार जो नए जिला अधिकारी डॉक्टर आलोक तिवारी हैं, जो कानपुर में नवयुक्त है, उन्होंने पूरे जांच के आदेश दिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में लगातार जिला अधिकारी औचक निरीक्षण कर रहे हैं अस्पतालों का, जिसके चलते जब ये पूरी जानकारी उनको मिली, जानकारी के बाद उन्होंने इसमें सीएमओ के द्वारा एक जांच कमेटी बनाई और जांच कमेटी उस पूरे मामले की इस वक्त जांच कर रही है। इसके अलावा जो पत्रकारों के साथ मारपीट हुई है उसमें कल्याणपुर थाने में मुकदमा भी दर्ज किया गया। जी राहुल, अब एक बार जरा परिजनों के बारे में भी बताएं और उस पीड़ित पक्ष के बारे में भी थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक बताएं कि क्या एग्जैक्टली हुआ इनके साथ। अस्पताल ने इनको क्यों वहां से निकाल दिया? क्या सिर्फ पैसे की ही एक वजह थी, इस वजह से निकाला गया, या कोई और कारण भी अस्पताल प्रशासन की तरफ से बताए गए? क्योंकि जाहिर बात है कि इस घटनाक्रम के बाद खूब लीपापोती हो रही होगी, अपने आप को छुपाने की भी और बचाने की कोशिश भी होगी। प्रकरण पूरा क्या है, एक बार इसको भी समझाएं, और पीड़ित पक्ष जो है वो क्या कुछ कर रहा है इसको भी अपडेट करें। जी आयुष, मैं आपको बता दूं कि अब जो हीला वाली या लीपापोती की बात करी जाए तो अस्पताल प्रशासन साफ तौर पे जो जांच चल रही है, उस जांच अधिकारी ने अस्पताल के प्रशासन ने कहा कि हमने इस नाम के मरीज को एडमिट नहीं किया था, इस नाम का कोई भी मरीज हमारे यहाँ एडमिट नहीं था। उसने जो कागजों की लिखा पड़ी थी उनको कहीं ना कहीं हटा दिया, उस रजिस्टर को हटा दिया। इसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज थे वो अस्पताल प्रशासन का लगातार कहना है कि मेरे यहाँ के सीसीटीवी खराब है, जबकि जो फुटेज थे सीसीटीवी वो चालू थे, उसको भी वो छुपा रहा है। और कहीं ना कहीं जो परिजन है उनका साफ तौर पे कहना है कि 3 दिन पहले भर्ती किया था और जो शुरुआती रकम थी वो उन्होंने अस्पताल में जमा कर दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन लगातार दबाव बना रहा था रुपए जमा करने को, और जो उनके पास नहीं थे उन्होंने कहा था कि हम व्यवस्था कर रहे हैं, आप मेरे मरीज का इलाज करें। लेकिन जो अस्पताल प्रशासन था उन्होंने सीधे ही मरीज को अस्पताल से बाहर निकाल दिया। वो अस्पताल के बाहर गंभीर हालत में तड़पता रहा, जिसके बाद इसकी जानकारी मीडिया को हुई और मीडिया ने इस मामले को जब कवरेज करने पहुंचा तो उनके साथ भी इस तरीके से मारपीट की गई। जी चलिए राहुल, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो हालांकि अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में आगे जो कार्रवाई है वो प्रशासन के स्तर पर क्या की जाती है। चलिए बढ़ेंगे आगे। गाजीपुर जिले में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी गैंग पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और पुलिस ने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी और 2 सालों पर गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज कर दिया है। पुलिस ने मुख्तार अंसारी पर यह बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी और साले सरजील रजा और अनवर शहजाद पर गैंगस्टर एक्ट के तहत यह केस दर्ज किया है। पुलिस ने सदर कोतवाली थाने में तीनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज कर दिया है। इसमें मुख्तार की पत्नी आफसा पर सदर कोतवाली क्षेत्र के छावनी लाइन और बबेड़ी इलाके में कुर्क जमीन को अवैध तरीके से कब्जा करने का केस 2019 में दर्ज किया गया है। मुख्तार अंसारी के साले सरजील रजा और अनवर शहजाद पर फर्जी दस्तावेज पर सरकारी ठेका हासिल करने के आरोप में यह केस दर्ज है। इसके अलावा मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी पर सरकारी धन में गबन के आरोप में वर्ष 2016 में भी एक केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने बाहुबली विधायक मुख्तार गैंग पर शिकंजा कसते हुए मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी और सालो सरजील रजा अनवर शहजाद पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज करके इस पर जो आगे की कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। आलोक हमारे सहयोगी जोड़ रहे हैं जानकारी के साथ। आलोक, ये बताएं क्या कार्रवाई की गई है मुख्तार अंसारी की पत्नी और इसके अलावा इस पूरे प्रकरण में? जी, मैं बता दूं कि अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी कुल मिलाकर शासन की तरफ से लगातार कार्रवाइयां की जा रही है। गाजीपुर की अगर बात करें तो गाजीपुर में मुख्तार अंसारी और मुख्तार अंसारी के करीबियों के
के खिलाफ लगातार मतलब कार्रवाई की जा रही है। और फिलहाल अगर हम बता दें तो अभी पिछले दिनों जो है एक खाद्यान्न का जो एक गोदाम था उस पर कार्रवाई की गई थी, अवैध अतिक्रमण किया गया था, जिला प्रशासन के द्वारा ध्वस्तीकरण कराया गया था। उसके बाद उनके करीबियों के द्वारा जो है हॉट मिक्सिंग प्लांट चलाए जाते उसको भी ध्वस्त कराया गया। और अभी ताजा फिलहाल पिछले दिनों कुछ ही दिनों की बात है जहां अफसा बेगम जो मुख्तार अंसारी की पत्नी है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। एक शहर के बीचों बीच जो है एक शॉपिंग मॉल का जो है निर्माण कराया जा रहा था, जो मानक विपरीत कराया जा रहा था, उस पर भी कार्रवाई की गई थी। हालांकि जिला प्रशासन ने नोटिस दिया था, नोटिस देने के बाद जो है उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई, खुद उनके द्वारा उनके आदमियों के द्वारा जो है उसको तोड़फोड़ कराया गया था। फिलहाल ताजा मामला की अगर बात की जाए तो मुख्तार अंसारी की पत्नी और उनके 2 सालों के खिलाफ जो है गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। जी आलोक, ये बताइए कि आपसा और उनके जो 2 भाई हैं उनके खिलाफ अभी फिलहाल क्या कार्रवाई की जा रही है और उनके खिलाफ जो प्रकरण है वो किस आधार पर दर्ज किया गया, थोड़ा सा इसको और विस्तार पूर्वक बताएं। जी मैं बता दूं कि 2019 का ये मामला है, अवैध धनार्जन का मामला आ रहा था, जिसके तहत जो है पुलिस के द्वारा यह कार्रवाई की गई है। और उनके मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी और उनके जो 2 भाई हैं उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत जो है कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया, कार्रवाई की जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि इस बीच एक बड़ी और अहम जानकारी गाजियाबाद से मिल रही है। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाएंगे क्योंकि गाजियाबाद से ही इस वक्त की बड़ी खबर है। शेर सिंह भाटी हत्याकांड के आरोपियों का सरेंडर और तीसरे आरोपी ने गाजियाबाद में सरेंडर किया है। यह बड़ी और अहम जानकारी है और आरोपी वसीम ने दादरी पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी है। एनकाउंटर के डर से आरोपी वसीम ने अपने घुटने टेक दिए हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गाजियाबाद से कोर्ट बंद होने के कारण वसीम की पेशी नहीं हो पाई है, लेकिन सरेंडर गाजियाबाद पुलिस के सामने किया गया है। यह बेहद अहम जानकारी और इस वक्त की बड़ी खबर है। शेर सिंह भाटी हत्याकांड में आरोपियों का जो सरेंडर है वो जारी है और आज तीसरे आरोपी ने गाजियाबाद में सरेंडर किया है। और बातचीत करते हैं जतिन, एक बार फिर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। जतिन, सरेंडर किया गया है तीसरे आरोपी की तरफ से, और क्या जानकारी? देखिए, क्योंकि ये बेहद सनसनीखेज हत्याकांड था, चाकू से गोद कर शेर सिंह भाटी की हत्या कर दी गई थी गौतम बुद्ध नगर के दादरी में और पुलिस आरोपियों की शिद्दत से तलाश कर रही थी। 2 आरोपियों ने पहले ही वहां पर सरेंडर कर दिया था गौतम बुद्ध नगर में, लेकिन तीसरा आरोपी जो वसीम है वो फरार चल रहा था और आज गुपचुप तरीके से उसने सरेंडर किया। वसीम ने गाजियाबाद का केला भट्टा इलाका है जहां पर हम भी मौजूद थे और हमारे सामने और पुलिस के सामने पुलिस को सरेंडर किया। दादरी पुलिस आई बकायदा सिविल में, प्राइवेट गाड़ी में दादरी पुलिस आई और आरोपी ने सरेंडर कर दिया। आरोपी वसीम को एनकाउंटर का डर था कि कहीं उसका एनकाउंटर ना हो जाए, तो निश्चित है बदमाश में कहीं ना कहीं पुलिस का एक खौफ था कि एनकाउंटर ना हो जाए, इसलिए ये सरेंडर किया गया है। पुलिस के लिए भी बड़ी कामयाबी है कि आखिरकार अब तीनों आरोपी शिकंजे में है। जी जतिन, क्योंकि तीसरे आरोपी की जाहिर बात है कि जो तलाश है वो पुलिस कर रही थी और डर की वजह से अब इसका सरेंडर किया जाना, क्या ये मान के चलें कि एक बड़े कामयाबी के तौर पे कम से कम देखा जाए? एक तो इतना चर्चित कांड रहा, उसमें तीसरा आरोपी खुद इस वजह से सरेंडर कर दे कि कहीं उसका एनकाउंटर ना हो जाए। जी बिल्कुल, देखिए आरोपी में एक खौफ देखा गया। हमने उससे पूछा कि उसने सरेंडर क्यों किया, तो उसे इस बात का डर था कि कहीं उसका एनकाउंटर ना हो जाए। साथ ही साथ उसे यह भी डर था कि शायद जिस शख्स की उसने हत्या की है उसके बाद जिस तरह से ये पूरा हंगामा बरपा हुआ है और लगातार चारों तरफ से आरोपियों को पकड़ने की मांग हो रही है, कई संगठन जो हैं वो गुस्से में हैं, तो कोई संगठन कहीं उसे निशाना ना बना दे, इस तरह का भी डर उसके जहन में जरूर देखा गया। लेकिन कुल मिलाकर पुलिस का एक बड़ा खौफ देखने को मिला आरोपी के जहन में और एनकाउंटर का ये डर था और आखिरकार उसी डर ने उसे मजबूर कर दिया कि वो खुद पुलिस को बताए कि वो सरेंडर कर रहा है। दादरी में सरेंडर नहीं किया, गाजियाबाद में छुपा हुआ था, पुलिस को बताया। दादरी पुलिस यहाँ आई, सिविल में आई, प्राइवेट गाड़ी में आई और उसे लेकर चली गई। जी चलिए जतिन, फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ 4 के चक्रव्यूह में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।